गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है और हम लोग करंट अफेयर्स के लिए मिल रहे हैं। आप लोग को पहले बता दिया गया होगा। आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। हम लोग को करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? आवाज़ तेज है? ठीक है, अच्छा आप करेंगे। ठीक है, हमें करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, क्योंकि आज पहली क्लास है, थोड़ा हम ये जान जाते हैं कि हम कैसे इसको डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि चाहे प्रीलिम्स परीक्षा हो और चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, करंट अफेयर्स हर जगह एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा है ना। आप अगर प्रीलिम्स का पेपर देखते हो बिहार का या किसी भी स्टेट का, तो आप देखते हो कि करीबन 20 से 25 क्वेश्चन हर स्टेट में रहते हैं, मतलब 15 में तो कोई डाउट ही नहीं है। और जब इंटरव्यू भी होता है ना, तो बात होती है करंट की, क्योंकि उनको आपके स्टैटिक पोर्शन से बहुत लेना देना नहीं है। उनको जो वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि आपका स्टैटिक पोर्शन का 2 एग्जाम वो ले चुके हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस। तो इंटरव्यू में जो बात होती है वो यही होती है कि वर्तमान में क्या चल रहा है। और जैसे अगर इंटरव्यू लंबा खिंचता है, बिकॉज मैंने दिया है, यूपीएससी भी दिया है और स्टेट कमीशन भी दिया है, तो लंबा खिंचता है तो भी वो आपके पुराने 5-6 महीने में जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स को पढ़ने का तो यही तरीका है कि 1 साल का आप पूरा देखो, है ना। जितना भी 1 साल में पढ़ाया जा रहा है, जितना भी 1 साल में किया जा रहा है, तो हमें कैसी न्यूज़ को पढ़ना है। जैसे जब भी मेरी क्लास होती है करंट अफेयर्स की, तो सबसे पहले जो न्यूज़ स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके साथ एक बेसिक चीज़ जो आती है कि हम क्या पढ़ें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये करंट अफेयर है। तो मैं जब भी पढ़ाना शुरू करती हूँ, तो मैं पहली क्लास जो लेती हूँ, वहाँ पे मेरी कोशिश ये होती है कि आप पहली चीज़ ये जान जाओ कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर नहीं जानोगे तो फिर तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। 365 दिनों में लगभग 1000 से 1500 घटनाएं हैं, और किसी का भी ब्रेन ना इतना शार्प नहीं है, अगर उसे कोई बीमारी या सिंड्रोम नहीं है तो। आप नॉर्मल व्यक्ति की जो कैपेसिटी होती है वो 200 से 300 डाटा को सेव कर सकता है, क्योंकि जो आपका प्रीलिम्स की परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा आसान है कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से एक टच कर लेना है, एक आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। बट जब मेंस आता है, तो मेंस में स्टैटिक पोर्शन भी आता है, आप उसके साथ करंट अफेयर्स मिला के रखते हो। अब तो बिहार का पैटर्न चेंज हो गया है, ए से भी आ गया है। जैसे मैं आपको कहा कि मैंने स्टेट कमीशन लगातार दिया है और मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ ए से शुरू से आता है, ठीक है। और यूपीएससी में भी ए से आता है, तो यूपीएससी में बहुत डेटा का महत्व नहीं होता है, पर स्टेट कमीशन में डेटा का महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डेटा डेटा डालना है, बट हाँ, अगर आप डेटा डालते हो तो आपको खुद एक अच्छा प्रभाव दिखता है ना। जैसे आप सौर ऊर्जा के बारे में लिख रहे हो, अब आपने बता दिया कि भारत का पहला एयरपोर्ट जो फुली क्या है, सोलर एनर्जी से चलता है, तो कोची, केरल 2015 में स्टैब्लिश हुआ। अब क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वर्तमान में 94% सोलर एनर्जी से और 6% हाइड्रो पावर एनर्जी से, मतलब जल विद्युत योजना से चलता है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? कोई बेसिक रीजन तो होगा ना। तो हमारे यहाँ जो मतलब पर्यावरण को लेके समस्याएं आ रही हैं, अभी आपको हम आगे पढ़ाएंगे, तो इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो जब आप कभी भी नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिख रहे हो और आपने 2 से 3 ऐसे डेटा डाल दिए करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपका जो भी प्रभाव पड़ता है वो बहुत अच्छा पड़ता है, एक इम्प्रेसिव आंसर हो जाता है। आपको तथ्य बहुत ज्यादा नहीं डालने कि आप डेटा फैक्ट डालते चले जाओ, पर अगर कुछ कुछ आप डाल देते हो तो वो एक इम्प्रेसिव पार्ट होता है। जैसे बिहार में आजकल ये बच्चों के साथ है कि जो मेरे साथ भी हैं, अगल बगल रहते हैं, कि दीदी ये बता दो कि कैसे मतलब ऐसे करें, बाकी चीजें तो वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे के साथ यही है कि आप शुरुआत में कोई कोटेशन या चीजों को रखो, पर थोड़े थोड़े डेटा और फैक्ट भी डालो जहां जरूरत हो, अननेसेसरी नहीं डालना है। बट जहां जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिख रहे हो, सोलर एनर्जी से एक आपने फैक्ट डाल दिया कि भारत में ऐसा ऐसा कार्य किया गया, या कहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी बनती है, तो चाइना, यूएसए, ये सब फर्स्ट रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग में है। तो अगर आप ऐसा एग्जाम्पल डालते हो, तो आपका जो भी आंसर है, चाहे वो मेंस में हो और चाहे इंटरव्यू में हो, तो एक अच्छा वो छोड़ता है ना इम्प्रेशन कि भाई स्टूडेंट जो है मेहनत कर रहा है, उसको वर्तमान की चीज़ें पता है। आप ही किसी बच्चे से बात करो और वो अगर आपको 2-3 ऐसी इंफॉर्मेशन दे दे
कि ऐसा ऐसा चल रहा है, तो आपको भी लगेगा ना कि जो व्यक्ति है वो सामने करंट से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कॉन्शियस व्यक्ति वो है जो वर्तमान की चीज़ों पर ध्यान रखे। तो जैसे हमारी बातचीत होती है कि करंट क्या है, मैं बोलती हूँ कि करंट कुछ नहीं है, जो दिन भर में घटित हो रहा है बस वही करंट है। अगर आप अपने दो सेंसेस ओपन रखते हो, जैसे आंख और कान, तो थोड़ा थोड़ा करंट तो तैयार हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों से एग्जांपल लेती हूँ। मैं हमेशा क्लास के बच्चों से कोऑर्डिनेट करके पढ़ाती हूँ ताकि बच्चों को भी जुड़ाव महसूस हो, ऐसे हवा हवाई वाली पढ़ाई नहीं हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बिपरजॉय साइक्लोन आया था, सबको पता है, उसका नाम बिपरजॉय किसने दिया? बांग्लादेश में, ठीक है। क्या किसी ने इसको पढ़ा? आप चारों ने नहीं पढ़ा होगा। आपने न्यूज आ रही होगी तो वहां सुन लिया होगा, पेपर सामने से गुजरा होगा तो वहां सुन लिया होगा, या किसी चाय की दुकान में आप कहीं बैठ के बात कर रहे होंगे। बिकॉज मैंने भी सुना, मैंने भी पढ़ा नहीं था इसको। जब नॉमिनेशन हुआ तो मेरे अपने मित्र से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि बिपरजॉय के कारण बहुत बारिश हो रही है यूपी में। तो मैंने बोला दिल्ली में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, चला जा रहा है, पर न्यूज में देख रही हूँ कि गुजरात वगैरह में बहुत हालत खराब है, 24-24 घंटे से बत्ती नहीं आ रही है, लाइट गायब है। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है कि किसने इसका नाम दिया है? मैंने कहा, किसने दिया है यार, मैंने नहीं पढ़ा है। बोले बांग्लादेश ने दिया है। तो क्या ये मैंने कहीं से पढ़ा? नहीं, हमने बात कर ली और हमें पता चल गया। बहुत सारा करंट अफेयर ऐसा है जो सिर्फ हम सुन लेते हैं, ऐसे निगाह से चला जाता है सामने से। तो वो इसलिए ना क्योंकि हम कॉन्शियस हैं। जैसे एक क्वेश्चन 6 महीने पुराना है, बिकॉज बीपीएससी का प्रीलिम सितंबर में है, तो हमें थोड़ा तैयारी उसके हिसाब से भी करनी है। तो करीबन 8 से 9 महीने, 1 साल का करंट हमेशा प्रिपेयर करिए, क्योंकि बीपीएससी मैं भी दे रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि वो 1.5-1.5 साल पुराना डेटा और करंट पूछ रहे हैं। तो हमें सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन तो अपनी करनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शिंजो एबे के बारे में जानते हैं? कौन थे वो? जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे। उनको गोली मार के उनकी हत्या की गई है, ये आप सबको पता है। कहाँ की गई है? ये न्यूज़ सबने सुनी है और बहुत दिन चर्चा में रही, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब देश में किसी इतने बड़े पद के व्यक्ति को, ठीक है वो एक्ट्स थे, पर वो थे तो प्राइम मिनिस्टर, अगर गोली मार के हत्या करिए तो एक बड़ी न्यूज़ है ना, और इंटरनेशनल न्यूज़ है। आपने सबने सुना कि शिंजो एबे थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के थे, गोली मार के हत्या कर दी गई। पर अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता तो आपको पता चलता कि नारा सिटी, सबने सैकड़ों बार न्यूज देखी होगी, आई गई सब कुछ हुआ होगा। बस आज हम आपको यही बताएंगे कि क्या आपको पिक करना है पढ़ते वक्त या सुनते वक्त, आपको क्या कान लगा के सुन लेना है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मुझे भी नहीं पता था, बस ऐसे पढ़ती चली जाती थी वो ढेर ढेर सारी, क्योंकि जहां से मैं हूँ इलाहाबाद में पढ़ने का बहुत कल्चर है कि भर भर के किताबें ले आओ, 2-2,500 किताबें ले आओ, पढ़ते रहो, तो आप सीख ही जाते हो। बट टीचिंग के दौरान मैंने ये चीज सीखी कि नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जितनी जरूरत है उतना पढ़ो। आप लोगों ने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत लिमिटेड पढ़ते हैं, बट सिलेक्शन हो जाता है उनका, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि क्या छोड़ देना है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको नहीं पढ़ना है, इसे किनारे हटाओ। अब तो मेरी इतनी लिमिटेड लाइब्रेरी हो गई है, सब कॉपी किताब हटा के बस एकदम लिमिटेड चीजें पढ़ने, क्योंकि पढ़ाना है तो थोड़ा ज्यादा सोर्स पढ़ाने का रखती हूँ, पर अपने पढ़ने का एकदम लिमिटेड सोर्स की, इसके बाहर नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहली बात हम आज ये जान लें कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हमें पहली बात, न्यूज का जो डिवाइडेशन है वो 3 तरह से देखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही बच्चे हैं कि सिर्फ हिंदी है? बाइलिंगुअल है ना आप लोग, मतलब हिंदी वाले बच्चे कौन है आप? अच्छा ऑनलाइन, ओके ओके, हाँ ठीक है। नेशनल, इंटरनेशनल, और क्योंकि हमारा स्टेट है तो हम अपने स्टेट को भी फोकस करेंगे। तो जब भी कोई घटनाक्रम होगा हमको 3 तरह से देखना है। नेशनल, राष्ट्रीय तौर पे, कि हमारे देश के सीमा के भीतर जो कुछ हो रहा है वो हमारा नेशनल करंट अफेयर्स है, ठीक
ठीक। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में जो कुछ हो रहा है वो हमारा करंट अफेयर्स है। और क्योंकि बिहार हमारा है ही और बिहार में स्पेशल पूछते हैं, 30 क्वेश्चन के अराउंड होता है वो स्टैटिक और जीएस मिला के, तो हमको अपना उसको भी प्रिपेयर करना है। तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम इसी तीनों परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या कैसी न्यूज इंपॉर्टेंट है? तो मैं हमेशा जब करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि मोमोज की चटनी के लिए मार दिया, चाकू घोंप के हत्या कर दी। ठीक है, ये सोसाइटी के लिए हो सकता है, पर हमारी पढ़ाई के लिए नहीं है। तो हमारी पढ़ाई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे कोई योजना आती है, चाहे वो नेशनल आए, इंटरनेशनल आए या फिर बिहार के लिए आए, कोई पॉलिसी कोई योजना आती है, पर हमें कैसे देखना है? जैसे आप लोगों ने स्वनिधि योजना के बारे में सुना होगा, ये बहुत फेमस योजना थी, जून 2020 में आई थी। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी, जो हमारे यहाँ छोटे मतलब लगाते हैं सड़कों पे दुकान वगैरह, उनके लिए योजना थी कि सरकार उनको पैसा देगी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? किस डेट को आई या किस ईयर में आई? कैसी योजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट योजना है। किन के लिए है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। ठीक है, तो चार बातें मोटी मोटी तो हमको पता ही होनी चाहिए, कब आई या किस ईयर में आई, किनके लिए आई या किसकी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी मंत्रालय के द्वारा रिलीज हुई। और अगर थोड़ा और ज्यादा हम, क्योंकि हमारा नेशनल का मामला है, और ज्यादा तो कितना भत्ता दिया जा रहा है या कितना लोन पास किया जा रहा है, 10,000, 20,000, 50,000, ये चीजें हम आपको एकदम आराम से डिक्टेट करके लिखवाएंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। हमारा मानना है कि जब कोई चीज पढ़ो तो फिर उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, फिर वो अगर टॉपिक आता है तो उसका आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन फंस जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल योजना। तो इंटरनेशनल योजना में हमें नहीं जानना कि यूएसए में कौन सी स्वास्थ्य योजना चल रही है, यूएसए में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चल रही है। पर जैसे अभी एक योजना आपने सुनी होगी, मांगदेछू, नाम सुना है आप लोगों ने? एक परियोजना है ये मांगदेछू परियोजना। ये भारत और भूटान के बीच की एक नदी परियोजना है। जब कोई रिवर प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि नदियों की कोई सीमा तो है नहीं, वो इस देश से निकलती हैं किसी और देश में बहती हैं, तो जब उन पे कोई डैम बन रहा है, उन पे कोई प्रोजेक्ट आया है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि किन दो देशों के मध्य हुआ। जैसे मैंने बताया कि मांगदेछू परियोजना भारत और भूटान के मध्य है। कौन कौन था? तो हमारे पीएम श्री मोदी जी थे, और वहां से लोटे तर्सिंग थे, वहां के पीएम थे। ठीक है, ये बेसिक बात हमें जाननी है। बिहार में, जैसे बिहार में अभी हमारे यहाँ जो भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ बिहार ग्रोथ कर रहा है। अभी इथेनॉल प्लांट लगाया गया था, तो किस जगह लगाया गया? अभी अब की बार के तो बिहार के पेपर में मतलब एक शहर चारों एक थे, वो पर्टिकुलर जगह पूछा था। मतलब मैंने पढ़ा, मुझे पता है कि इस शहर में है, पर वो पर्टिकुलर जगह ही नहीं पढ़ा था। हाँ, वही दरभंगा वाला क्वेश्चन वो दिया था कि किस स्टेट में है, किस जगह पे, जिले में है, पर किस पर्टिकुलर एरिया में है ये किसी करंट अफेयर्स में था ही नहीं। और मतलब वहां पे ना फिर बहुत रिग्रेट आता है कि पता है टिक नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हमें अब थोड़ा सा बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमें ये भी देखना है कि किस एरिया को लोकेट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है दरभंगा के एरिया में है। अब उसमें चार से कौन ऑप्शन है वो क्लियर नहीं हो रहे थे, क्यों? कहीं दिया ही नहीं था कि किस एरिया में है। मतलब मेरे सोर्स में नहीं था, जिसने पढ़ा होगा कहीं और से उनको पता होगा, बट मेरे सोर्स के हिसाब से मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम ये भी देखेंगे कि किस एरिया में है। स्टेट तो हमको पता है बिहार है, डिस्ट्रिक्ट दे ही देता है, हमको पर्टिकुलर एरिया भी देख लेना है अपना सर्च करके, या जहां से भी हमारा सोर्स मिलेगा हम उस चीज को देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या पढ़ सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स जानते हैं आप लोग? जैसे रैंकिंग्स आती हैं, अगर हम आपसे बात करें, सबसे फेमस इंडेक्स हमारे यहाँ यूएनडीपी निकालता है कि भाई जो आपकी वर्ल्ड लैंगिक रिपोर्ट है वो क्या है, या फिर जैसे हमारे यहाँ मानव विकास रिपोर्ट, जिसे हम लोग HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो आजकल जो ट्रेंड है, रैंकिंग तो पूछता ही पूछता है
ये भी पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ये रिपोर्ट रिलीज करता है यूएनडीपी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो रैंकिंग्स हमें कैसे पढ़नी है, पहले पे कौन है, जैसे पहले पे स्विट्जरलैंड था। 2022 की रिपोर्ट देखी थी मैंने, तो जिसमें भारत की रैंकिंग थी हमारे 132, और लास्ट में, क्योंकि लास्ट रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है, साउथ सूडान। ठीक, ये ऐसे हमें किसी भी चीज के विषय में पढ़ना है। हम आपको सब चीजें एक एक करके लिखाते जाएंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है। तो जैसे हमने देखा कि ये तो इंटरनेशनल रैंकिंग है, तो क्या नेशनल रैंकिंग्स भी हैं? हाँ, हमारे यहाँ नीति आयोग और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो थिंक टैंक्स हैं, एनजीओज हैं, वो रिपोर्ट निकालते हैं। जैसे एजुकेशन के लिए प्रथम फाउंडेशन है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजुकेशन के लिए कौन सी रिपोर्ट आती है? असर आती है। कौन जारी करता है? प्रथम फाउंडेशन जारी करता है कि किस स्टेट में कितनी पढ़ाई हो रही है, या कौन सा स्टेट पढ़ने में सही है, यहाँ बच्चों का यहाँ पे कितना अनुपात है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉमिनेशन ही बहुत कम है ना, बच्चे इनरोल्ड ही बहुत कम होते हैं। तो यूपी, एमपी, बिहार, इनका डेटा है। जैसे हमको पता है लिटरेसी रेट के बारे में, जब हमारी सेंसस होती है तो लिटरेसी रेट बताया जाता है ना। सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य है? केरल है। मेल फीमेल टोटल तीनों में केरल है। सबसे पिछड़ा हमारा राज्य है, दुर्भाग्य है, क्या किया जाएगा, बिहार है। मेल फीमेल टोटल तीनों में पिछड़ा है। टोटल मुझे लगता है 61 पॉइंट समथिंग मेल है, 51 पॉइंट समथिंग फीमेल है, और टोटलिटी में इसी को आप देख लोगे तो एवरेज रेशियो आता है। तो सबसे पीछे हमारा बिहार है। तो ये रैंकिंग कौन जारी कर रहा है? ये इंडिया का थिंक टैंक जारी कर रहा है। जैसे एक नई रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, PAI, इसे कौन जारी करता है? बेंगलुरु का एक थिंक टैंक है, PAC, वो इसको जारी करता है कि पब्लिक अफेयर्स के बारे में जो भी जानकारी है। जैसे आजकल थोड़ा पेपर को और टफ करते जा रहे हैं, तो पूछ लेता है कि कौन से ऐसे मापक हैं, मेजरमेंट्स हैं, क्या क्राइटेरिया रखा गया है इनको देखने के लिए। तो 3 क्राइटेरिया है किसी को भी जानने के लिए, मापने के लिए। 3 ही क्राइटेरिया बेसिकली माना जाता है। सोसाइटी में कैसा जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस। ये हम प्रेम्बल में पढ़ते हैं, अपनी प्रस्तावना में पढ़ते हैं, इन तीनों के बारे में चर्चा होती है कि हमारे यहाँ कैसा मतलब इकोनॉमिक्स व्यवस्था चल रही है, कैसा हमारे यहाँ राजनीतिक पॉलिटिकल व्यवस्था चल रही है, और सोसाइटी में कैसी व्यवस्था चल रही है। यही तीनों इसके मापदंड हैं। पहले स्थान पे हरियाणा है, और लास्ट में, क्योंकि जब इंडिया की रैंकिंग आती है तो ऐसे आती है कि बड़े राज्य, छोटे राज्य, कभी कहीं कहीं पहाड़ी राज्यों को भी अलग कर देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक साथ जोड़ देते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर। स्पेशल स्टेट्स के बारे में पता है आप लोगों को? स्पेशल स्टेट या विशेष राज्य वे राज्य हैं जहां पे सेंटर और गवर्नमेंट का बंटवारा 9:10 का होता है। सेंटर किसी भी योजना में 90% खर्चा करती है और स्टेट 10%। क्यों? क्योंकि वो स्टेट इतने कैपेबल नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के साथ जितने भी राज्य हैं, सातों बहनें, आपके यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, ठीक है, ये 11 आपके जो स्टेट्स हैं ये स्पेशल स्टेट्स हैं। बाकी जगह क्या होता है कि स्टेट 50 हो जाता है, गवर्नमेंट 50-50 कर लेती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट का 60-40 का रेशियो आ जाता है। बट स्पेशल स्टेट्स के, इसीलिए से बिहार ने भी ना बहुत दिनों तक मांग की कि स्पेशल स्टेट्स का दर्जा मिले। वो यही है कि क्या होता है, जो भी धनराशि आवंटित होती है, एलोकेट होती है, वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। भाई पैसा होगा तो विकास होना तो लाजमी है ना। अगर, क्योंकि आपको कुछ भी करना है तो आपको पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, हर चीज के लिए पैसा लगता है। तो निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे स्कूल्स का हो, बिल्डिंग्स का हो, पुल हो, ब्रिज हो, रास्ते बनवाना हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जब ऐसी बात होती है तो लास्ट में इसमें आता है झारखंड। ऐसा अक्सर होता है जब हम पढ़ते हैं तो हम हंसते हैं कि यूपी बिहार लगभग आगे पीछे, हर जगह नीचे नीचे रहते हैं, कहीं ऊपर नहीं आते। पर शायद इसमें ठीक था बिहार का प्रदर्शन, तो बिहार 7वें नंबर पे था। तो हमने देखा कि एक
इंडेक्स पब्लिक अफेयर इंडेक्स, इसे जारी करती है बेंगलुरु की एक संस्था पैक। अब क्या क्या हमें देखना है? पहली रैंकिंग स्टेट में हरियाणा, लास्ट में झारखंड, क्योंकि बिहार का पेपर है और इवन किसी स्टेट का पेपर हो उसको अपना स्टेट जरूर देखना है, क्योंकि अपने स्टेट की भी रैंकिंग पूछता है। ठीक है, बात समझ में आई? हमने नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसको देख लिया। अब हम ऐसी और कौन सी करंट अफेयर्स की चीजें हैं जो हम जान सकते हैं? जैसे जो भी चीज चाहे भारत में पहली बार हो रही हो और चाहे विश्व में पहली बार हो रही हो या फिर बिहार में पहली बार हो रही हो, वो एकदम आंख बंद करके मान लीजिए कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी भारत में पहली बार एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुली, वानिकी की यूनिवर्सिटी खुली। ठीक है, भारत में कभी भी वनों पे बहुत सारे अनुसंधान है, रिसर्च सेंटर है, बट यूनिवर्सिटी नहीं है। पहली बार तेलंगाना में खुली। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अपने आप इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है वो कहाँ ओपन हुई है? तेलंगाना में हुई है। जैसे बिहार का शायद 67 का क्वेश्चन था कि सीता माता की मूर्ति लग रही थी ना, कहाँ लग रही थी? सीतामढ़ी में। तो शायद हाइट पूछा था क्या? 255 मीटर हाइट पूछा था ना, 255 मीटर। तो जब भी ऐसी कोई चीज भारत में पहली बार हो, विश्व में पहली बार हो या फिर बिहार में पहली बार हो, वो समझ लीजिए कि किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्जाम में आप उससे टकरा जाएंगे, वो आपसे पूछा ही जाएगा। या फिर आप जब डेटा लिख रहे होते हो तो उसमें भी काम आता है। ठीक है, बात। हाँ, हाइट क्योंकि वो बड़ा बनाया जा रहा है। तो जब भी, हाँ, जब भी कोई चीज पहली बार बड़ी लंबी चौड़ी बनाई जाएगी, जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों इतना फेमस हुआ? भारत में पहली बार कोई इतनी बड़ी मूर्ति लगाई जा रही थी, तो अब उससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है? क्योंकि एक फेमस प्लेस है। पहली बात तो फेमस मूर्ति थी। स्टैचू ऑफ यूनिटी किससे रिलेटेड है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है। कहाँ बनाई गई? गुजरात के नर्मदा केवड़िया नदी के तट पे बनाई गई। इतना डिटेल तो पढ़ना ही है। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि गुजरात में बनाई गई, एकदम क्लियर है। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कि किस शहर के किस जगह पर बनाई गई, तो नर्मदा नदी के केवड़िया तट पे बनाई गई। किस कंपनी ने बनाया? तो लार्सन एंड टर्बो ने बनाया भाई। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमें पता रहनी चाहिए। जैसे किसी भी जगह ब्रिज बनता है और पहली बार लंबा ब्रिज बन रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशन सबसे लंबा है कहाँ का है? अभी वर्तमान में हुबली कर्नाटक है। उससे पहले हम लोग गोरखपुर पढ़ते है ना, पर जैसे ही चेंज हुआ, पूछ लिया कि भाई सबसे लंबा कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो हुबली कर्नाटक है। बस जब भी कोई ऐसी चीज होगी तो आपके लिए अपने आप इम्पोर्टेंट हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने समिट्स या उनके बारे में सुना होगा, सम्मेलन के बारे में। ठीक है, तो ये जब भी कोई ऐसे सम्मेलन होते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड हैं या किसी चेन से, ओशन से रिलेटेड हैं, या ऐसे जैसे कि G20 हुआ है। G20 है भारत में, मतलब बड़ी बड़ी जगहों पर कई हिस्सों में हुआ है। इसको तो हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योंकि इतनी जगह हुआ है, इतने टाइप का हुआ है, मतलब उन्होंने कोई विभाग नहीं छोड़ा है। चाहे वो फॉरेन मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, व्यापार हो, बिजनेस, मतलब सब चीजों को उन्होंने टच किया है। और जम्मू कश्मीर से लेके चेन्नई कन्याकुमारी तक उन्होंने हर जगह अपना, उनको जहां जहां लगा, आगरा, लखनऊ, सब जगह लोकेट किया है कि यहाँ, इवन बिहार में भी हुआ है। ठीक है, पटना में। तो जहां जहां जो चीज हम लोग को दिखाई पड़ेगी, इन चीजों को हम जरूर से कर लेंगे, डेट कर लेंगे। जैसे हमने बात की समिट की, तो अगर हम COP27 की बात करते हैं, तो ये क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, किससे रिलेटेड है या 27 क्या है? तो 27वां इसका नंबर है। 27वें नंबर का मतलब एक नंबर से लेके 27वें तक आ चुका है, संस्करण है। ठीक है, अब किससे रिलेटेड है? क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड है। कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? हाँ, हाँ, इजिप्ट में, शर्म अल शेख। पूछ सकता है कि भारत से कौन गया था? तो क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, अगर नहीं याद है तो एक हिस्सा ये सोच सकते हैं कि हो सकता है एनवायरनमेंट मिनिस्टर गए हों, तो मिस्टर भूपेंद्र गए हैं। ठीक है, वहां से किसने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है? वहां के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर शामी ने किया था। तो इतने क्वेश्चन जरूर ध्यान रख लेना है,
क्योंकि कोप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनएफसीसी, उसके तहत कराया जाता है। तो एकदम तय है कि हो सकता है आपसे 1 साल पहले का पूछ ले और 1 साल बाद का भी पूछ ले। तो ये थोड़ी सीरीज हम लोग ध्यान रखेंगे, चाहे सम्मेलन इंडिया में हो, चाहे सम्मेलन इंटरनेशनल में हो, और चाहे सम्मेलन बिहार में हो, वो हमारी परीक्षा के लिए एकदम डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है। उसमें बिल्कुल डाउट मत रखिएगा कि इसमें से नहीं पूछा सकता। हाँ, बस ये देखना है क्योंकि बहुत सारे सम्मेलन हो रहे हैं आजकल। तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में है, तो उससे रिलेटेड कहीं भी होता है, जैसे भारत ने मेंबर बना है या प्रेसिडेंट बना है एक्चुअली, GPAI, इस शब्द के बारे में सुना है आपने? ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत इसका प्रेसिडेंट बना है इस बार। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी समिट है, जैसे वर्तमान में हुई है 2022 में, वो एकदम तय है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किससे ग्रहण की है उन्होंने अध्यक्षता? फ्रांस में ग्रहण की है, जो फ्रांस में समिट हुई थी तो वहां से लिया गया है। तो जब ऐसे आप पढ़ोगे ना, तो मुझे लगता है कि जो आपके क्वेश्चंस गड़बड़ हो जाते हैं, छूट जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं बट हम उन माइन्यूट चीज़ों को नहीं ध्यान देते ना। जैसे मैंने आपको बताया रैंकिंग वाला क्वेश्चन, तो आपने देखा पहला, आखिरी, इंडिया, नहीं देखा आपने संस्था, वही चीज छोड़ के गए और एग्जाम में वही चीज पूछ लिया है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह दिया जाता है। तो अब हम जब पढ़ेंगे, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी, क्योंकि 1.5-2 पेज लिखा रहता है करंट अफेयर्स में, तो हमें ये नहीं पढ़ना, बस हमें देख लेना है ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट, लास्ट और इंडिया, या अगर स्टेट का है तो कौन सा हमारे स्टेट का नंबर है। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं कि अगर कोई ऐसे मतलब महापुरुष हैं या कोई बड़े लोग हैं जिनके विषय में चर्चा हुई हो, अगर उनका निधन हो गया है, खत्म हो गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, तो वो क्वेश्चन भी आपके लिए अपने आप इम्पोर्टेंट है। क्या आप लोगों ने मिस्टर पेले का नाम सुना है? कौन है ये? ब्राजील के महान फुटबॉलर थे, उन्हें द ब्लैक पर्ल भी कहते थे। तो हो सकता है आपसे पूछ ले कि किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ब्राजील से संबंधित है। इसी तरह जब भी कहीं इलेक्शन होता है किसी भी जगह, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, इवन बिहार, आपके यहाँ जब भी इलेक्शंस में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, एकदम डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर अभी विधानसभा के इलेक्शन कुछ दिनों पहले हुए थे, हिमाचल मान लीजिए, ठीक है, अब हिमाचल में हुआ है तो सीएम कौन बना? कौन बना? सुखविंदर सिंह। किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। ठीक है, 2 चीजें आपने बता दी। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है जो स्टैटिक पोर्शन से जुड़ता है, कि यहाँ विधानसभा में कितनी सीट है, यहाँ लोकसभा में कितनी सीट है, यहाँ राज्यसभा में कितनी सीट है। जब भी कहीं का इलेक्शन हो तो वहाँ की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और अगर काउंसिल है मतलब विधान परिषद है, तो उसकी सीट्स, इतना तो देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से स्टैटिक पोर्शन को ऐसे ही जोड़ते हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि अगर किसी स्टेट का इलेक्शन है तो आपको क्या देखना है, कि सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, सीएम किस पार्टी के हैं, और वहाँ की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, और अगर काउंसिल है तो वहाँ पर कितनी सीट्स हैं, या सीट्स पर रिजर्वेशन भी है, या महिला कोई पहली बार वहाँ पर जीती है, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे शायद अभी नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे एक महिला जीती थी पहली बार, तो ये क्वेश्चन था कि हो सकता है ये पूछ लिया जाए। या किसी ने बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त की है, बहुत ज्यादा वोट मिल गए हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। या कहीं बहुत अधिक वोट पड़ गए हैं, एरिया बड़ा है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें इंटरनेशनल कैसे इस चीज़ को देखना है, इंटरनेशनल हमें इतना नहीं जानना है, पर हमें ये ज़रूर जानना है कि जैसे इसराइल के बारे में सबने सुना है, ठीक है, तो अगर हम आपसे बोले कि इसराइल से संबंध कैसे हैं, भाई हमारे अच्छे ही हैं, ठीक है। अभी इसराइल में कुछ समय पहले इलेक्शन हुए तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, उनका नाम है बेंजामिन नेथू। तो आपको बस इतना जानना है कि वहां पर जो नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड हुआ है या उसको अपॉइंट किया गया है वो कौन है, तो बेंजामिन नेथू हैं। अगर बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द कंट्री हैं जिनसे रिलेशन अच्छे हैं, जैसे कि अमेरिका बड़ा देश है, इसराइल आपसे जुड़ा हुआ है, रशिया आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप ये भी जान लो किस पार्टी से हैं, लिक्विड।
अगर एक से ज्यादा बार बने हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 6 टाइम्स बन रहा है, इनका 6वीं बार है ये। ठीक है, तो इंटरनेशनल में हमें बहुत नहीं जानना है, बट 3 चीजें हम जान सकते हैं कि जो अपॉइंट हुए हैं वो कौन है, कौन से, अगर कई बार उनका हो चुका है सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट तो कौन सी बार का है, नियुक्ति कौन सी है उनकी, और उनकी पार्टी क्या है। और बिहार का होगा तो फिर तो फुल डिटेल देखना है, वहां तो कुछ नहीं छोड़ना, वहां तो नगर पालिका तक का नंबर देख लेना है कि हमारे यहाँ कितनी नगर पालिका में कितना सीट्स है। ठीक है, ये सारी चीजों को देखना है, फिर तो उसको विधिवत देखना है, वहां पे छोड़ना ही नहीं है, बिहार तो स्पेशल पूरा करना है। तो क्या आप लोग को ये छोटी छोटी बात जो हम बता रहे हैं समझ में आ रही है कि फेमस प्लेस कौन सी है, कैसे पूछी जाएगी, फेमस फेमस पर्सन पूछे जाएंगे। इन्हीं कड़ियों में आते हैं अवार्ड्स। आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अवार्ड से रिलेटेड, चाहे वो बुक्स के लिए हो, और अवार्ड्स नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना साहित्य अकादमी इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न भी उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट है। तो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े अवार्ड्स हैं, अगर भारतीयों को मिल रहे हैं तब तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें डाउट ही नहीं रखना, वो तो पढ़ ही लेना है। पर अगर भारतीयों को नहीं भी मिले हैं पर वो बहुत ज़्यादा फेमस अवार्ड्स हैं, चाहे वो नोबेल हो, प्रित्जर पुरस्कार हो, या फिर आपका जो न्यूज़ की रिपोर्टिंग के लिए मिलता है न्यूयॉर्क टाइम्स का, वो सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा साहित्य अकादमी के बारे में। ठीक है, साहित्य अकादमी 24 लैंग्वेजेस में देती है, 22 लैंग्वेजेस हमारे स्केड्यूल में हैं, 8वें स्केड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है, अब भारत में जितनी अनुसूचियां हैं पता है, 12 अनुसूचियां हैं, 12 स्केड्यूल है, और 8वीं अनुसूची में या 8वें स्केड्यूल में 22 भाषाओं के बारे में दिया जाता है, बात हुई है। तो इसमें 2 भाषाएं कौन सी एक्स्ट्रा हैं, एक एक्स्ट्रा है राजस्थानी और दूसरी है इंग्लिश। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसे कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ठीक है, हो सकता है ये शायद कभी ना पूछे कि साहित्य अकादमी कौन देता है, पर हाँ ये पूछ सकता है कि किसको मिला। जैसे इस बार संस्कृत का मैं देख रही थी कि बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, तो हो सकता है कभी संस्कृत का पूछ ले, बिहार की भाषा मैथिली है तो मैथिली का पूछ सकता है। हिंदी का जैसे तुमड़ी के शब्द, ये बुक है, अब इनके राइटर कौन है, या फिर राइटर का नाम दे दिया, इनकी कृति क्या है। जैसे इंग्लिश में मिसेस अनुराधा रॉय को मिला है, वी नेवर लिव्ड उनकी बुक है। संस्कृत में दीप मणिकम उनकी बुक, एक बुक है, उनके राइटर को मिला है। तो या तो राइटर और या तो बुक, आप जो एक चीज याद कर सकते हैं, कि हम काम चल जाएगा किसी एक को याद कर लेंगे, तो ये चीज आपको देखनी है। और 4 भाषाओं में तो जरूर देख लेनी है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और क्योंकि हम बिहार से हैं तो मैथिली। ठीक है, हमारी भाषा है भाई, वहां से रिलेटेड, तो वहां से पूछा जा सकता है। इसी तरह नोबेल प्राइज आपको पता है 6 विषयों में दिया जाता है, किसमें किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिनल साइंस, बायोलॉजी को नहीं मिलता है, मेडिसिनल साइंस को मिलता है। ठीक है, पीस के लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए मिलता है, और इकोनॉमिक्स को शुरुआत में ऐड नहीं किया गया था, बाद में ऐड किया गया है। यहां पर भी 2 चीजें जरूर देख लें, एक किस टॉपिक में मिला है, और किसको मिला है ये तो देखना ही है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है कि किस देश के निवासी हैं, ये पूछ लेता है। कि जैसे मान लीजिए अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 लोग को ग्रुप में मिलता है ना, 2-3 लोगों को मिलता है, कोई अमेरिका का है, कोई फ्रांस का है, तो थोड़ा इस चीज को भी ध्यान रखना है। इसी तरह ब्यूटी पेजेंट्स पूछे जाते हैं कि मिस यूनिवर्स कौन है, कितने नंबर की हैं, अगर इंडिया से हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, या इंडिया से नहीं है किसी और देश की हैं तो उनका नाम पूछ लेता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हमने आपको बता दी कि क्या क्या पूछा जा सकता है। हमने आपको रैंकिंग्स बताई, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो या बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो, इलेक्शन बताया, योजना बताई, समिट्स बता दिए, फेमस प्लेस बता दी। और जैसे आजकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता, पर हाँ पूछ लेता है कि डेज के बारे में। आप लोगों ने इंटरनेशनल गर्ल्स डे के बारे में सुना है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। तो हो सकता है अब ये जमाना चला गया है कि आपसे कोई डेट पूछे, अब ये पूछ सकते हैं कि इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो इसकी थीम है डिजिटल
जनरेशन, आवर जनरेशन। तो जब भी दिवस की बात होगी, इंपॉर्टेंट डेज की बात होगी, तो हम वहां पे देखेंगे कि क्या पूछा जाता है। दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक तो डेट पे कौन सा पढ़ रहा है, क्या उसका स्पेशल टॉपिक है, और दूसरा थीम क्या है। आजकल जैसे डेटा प्राइवेसी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत पूछ चुका है कि योग दिवस और 5 जून को कौन सा दिन होता है, क्या मनाते हैं, एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, है ना। तो ये सब बच्चों को ही पता है अब। तो उसमें आपकी थीम पूछी जाएगी, जैसे विश्व प्रकृति दिवस, विश्व वानिकी दिवस, 22 अप्रैल वाटर डे, इन सब का दिन सबको याद हो जाता है अब। तो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थीम इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों ने सुना है कि विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, मदर लैंग्वेज का भी एक डे है वर्ल्ड में। शायद अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ तो शायद 21 जनवरी है या 13 जनवरी, माई मिस्टेक, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो ये अब जब ऐसे रेयर डे है ना, तो इनका तो डेट भी याद रखना है। पर जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, एनवायरमेंटल डे, विश्व वानिकी की भाई वनों का दिन कौन सा है, जल दिवस कौन सा है, पृथ्वी दिवस कौन सा है, अर्थ डे, हमें याद है कि 22 अप्रैल, ये सब चीज़ें याद हैं। तो इनका थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको जितनी सारी चीज़ें बताई, आपको ऐसी कोई चीज़ जो इसमें लग रहा हो कि समझ नहीं आई? सब समझ में आया कि पढ़ना क्या है। इतनी सारी बात हम लोगों ने की कि पढ़ना क्या है, बस इतना ही पढ़ना है। और अब जब मैंने आपको बता दिया है ना, तो आप जब खुद बुक रीड भी करोगे ना, तो आप अब पिक कर लोगे कि हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो करंट अफेयर्स में 1.5 से 2 पन्ना किसी चीज़ के बारे में लिखा रहता है, मैं भी पढ़ती हूँ और आप भी पढ़ते हैं। इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि पढ़ते नहीं होंगे अपने आप। तो अब आपको ये पता चल गया है कि बस इन 4 लाइनों के इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, बाकी सब बेकार है, बाकी हमें नहीं जानना है। ठीक है, चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। अब हम कुछ ऐसा टॉपिक जो हमको अब पढ़ना है, बहुत हमने आपसे बातचीत कर ली, बता दिया। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, पड़ ही रही है। ऑलमोस्ट सब लोग कूलर पंखे में रहते होंगे, तो एसी तो संभवतः स्टूडेंट्स को कम ही मिलता है। कूलर में रहते हैं कि पंखे में रहते हैं? कहाँ रहते हैं, मुखर्जी नगर रहते हैं कि कहीं और रहते हैं? नेहरू विहार, गांधी विहार, नेहरू विहार तो चलिए सही है। गांधी विहार, नेहरू विहार में कोई अंतर नहीं है। वहां जो घरों का शेप है, डब्बे पर डब्बा, डब्बे पर डब्बा जैसा बनता है ना, नो विंडो, कोई खिड़की नहीं, वेंटिलेशन के नाम पे सिर्फ गेट खोल सकते हैं आप। और अगर आप कहीं 1 BHK वाले में रहते हैं तो आप गेट भी नहीं खोल सकते, पूरा कमरा अंदर से बाहर तक दिखाई पड़ता है। यही होता है ना, चाहे जितनी गर्मी हो आपको अपना रूम तो बंद ही रखना है। और जैसी गर्मी है यहाँ पे, पंखे से तो कुछ होता नहीं है। मतलब अभी मैं जहाँ एक जगह और पढ़ाती हूँ, वहां मेरी कल बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि भगवान थोड़ा बारिश कराते रहिए, थोड़ा सा सही रहता है, इतना गर्मी होती है। तो वो वहां पे जो बैठते हैं ऑफिस में बोले, भैया कि मैम कूलर तो होगा ना आपके पास? मैं बोली नहीं भैया, एसी है, पर अब सड़क पे एसी लेके सर पे नहीं चल सकते ना। आपको चलना तो है ही है ना, आप मेट्रो भी जाओगे तो उतना तो डिस्टेंस आपको तय करना ही है, आप गर्मी से बच नहीं सकते हो। अब हम भाई अंबानी की बेटी तो है नहीं कि हम हमारा पूरा घर एसी, हमको कार एसी। हमको तो बाहर निकलना है, चलना है, सब्जी लाना है, खाना खरीदना है, सारे काम करने हैं, तो हमारे पास 24 घंटे एसी अवेलेबल नहीं है। पर गर्मी का प्रभाव ऐसा है, और मतलब मैं, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है, स्पॉट स्पॉट डेवलप हो जाता है। तो मैं उनको दिखा रही थी कि देखिए आप कह रहे हैं कि मैडम एसी में रहती हैं तब मुंह बना रही है, तो मैंने बोला देख लीजिए, ये आने जाने का नतीजा है कि मेरी बॉडी मतलब इतनी सेंसिटिव है कि मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो बोले कि हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, कोई तो बेसिक रीज़न होगा ना। वैसे आप लोग भी न्यूज़ सुनते हैं कि कहीं बारिश हो गई है, कहीं धूप निकल रही है, ये तो चलिए कॉमन है। नेचर सब जगह एक सा नहीं हो सकता, भारत तो वैसे भी वैरायटी में है, विविधताओं में है। तो पर आपने एक चीज सुनी होगी कि आजकल जहां बारिश होती थी वहां गर्मी पड़ रही है, जहां गर्मी पड़ रही है वहां बारिश हो रही है। पूरा जो एनवायरनमेंट है वो उलट पलट हो गया है। कोई खास बात? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है आप लोगों ने? अब हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। जब भी कोई चीज पूरे विश्व में चर्चा का विषय हो ना, कभी ना कभी उससे कोई ना कोई प्रश्न आपके लिए हमेशा रहेगा। पढ़ने के दौरान आपको पता चलता रहेगा कि ये चीज लगातार चर्चा में बनी हुई है। इतनी ज्यादा गर्मी या इतना खराब मौसम की, ठंडी गर्मी धूप बरसात,
हमारे यहाँ जैसे 15 जून के बाद तो आगमन है ना कि बारिश होनी चाहिए, हमारे यहाँ मानसून आ जाना चाहिए, पर जैसा आना चाहिए क्या वैसा आया? 15 दिन निकल गए हैं और पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। हम लोग तो ऐसी जगह रहते हैं दिल्ली की, मतलब जब डेटा पढ़ाती हूँ तो बताती हूँ कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में है दिल्ली। ठीक है, मतलब जिस देश की राजधानी में ही इतनी गड़बड़ी है, आप खुद सोचिए ना कि यहाँ पे आप अगर पीने का पानी चाहते हैं तो आप टैप वाटर नहीं पी सकते हैं, आपको कैन ही मंगाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो ये क्या है? ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जितनी भी गैसें हैं, जैसे लोग एसी तो खूब लगा रहे हैं, एसी कमरा तो ठंडा कर रहा है ना, पर एसी के पीछे कभी खड़ी हुई है तो गरम गरम हवा छोड़ता है ना, तो वो एनवायरनमेंट को तो गर्म कर रहा है ना। उससे निकलने वाली जो कार्बन गैसें हैं, HCFC जो वगैरह गैसें हैं, वो क्या कर रही हैं? पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। आप लोगों ने इसी से रिलेटेड एक शब्द सुना होगा, ओजोन। ओजोन लेयर के बारे में सुना है? जैसे मैं हमेशा अम्ब्रेला लेके चलती हूँ तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं कि दीदी पता नहीं क्या छाता ही नहीं छोड़ती। मैं बोलती हूँ कि ज्यादा नहीं बचाता है पर एटलीस्ट थोड़ी तो राहत रहती, क्योंकि जिस रूट से मैं आती हूँ वहां रिक्शा अवेलेबल नहीं है, कुछ देर आपको चलना ही पैदल, नेहरू विहार का नाला क्रॉस करके ही आपको रिक्शा मिलेगा, उतना दूर तो आपको पैदल चलना ही है। तो मैं अपना अम्ब्रेला ली रहती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि यार बहुत राहत हो जाती है, मतलब मुझे तो बहुत लगती है। जिस दिन कभी छूट जाता है तो पता चलता है कि बहुत धूप है। इसी तरह ओजोन परत पृथ्वी को सुरक्षित कर रही थी, पर लगातार पॉल्यूशन के चलते उसमें क्या हो रहा है? होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, और छिद्र बड़ा होता जा रहा है। इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। वरना मुझे अपना बचपन याद है कि हम लोग धूप में खेल लेते थे, अभी तो बेहोश हो जाए खेलने की जगह। 49 डिग्री टेम्परेचर में कोई क्या ही खेलेगा, जिंदा रह जाए वही बात है। अगर आप लोगों ने न्यूज सुना होगा, 1 से 2 महीने पहले महाराष्ट्र में कहीं रैली हो रही थी, पता नहीं कितने सारे लोग हीट स्ट्रोक से वहां बेहोश हो गए, हॉस्पिटलाइज हो गए। मतलब एक लंबा अमाउंट था, ज्यादा अमाउंट था। 1000-1200 की रैली में अगर 200-300 लोग भी बेहोश होकर गिरे जा रहे हैं, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है और रैली के लिए भी ठीक नहीं है। सोचिए एनवायरमेंट का प्रभाव। जो भी व्यक्ति रैली में गया है वो कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर था ना कि धूप लगेगी, उसके बावजूद ये स्थिति थी, है ना। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं COP27 की। ये आपके करंट अफेयर्स का विषय है और इसके हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले। तो पहली बात, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, ये एक संस्था है। 1992 में इसका डेवलपमेंट हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और बॉन जर्मनी की एक जगह है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, इसके बारे में डिटेल बताई। ये संस्था COP27 को ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक, पहली बात। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि UNFCC ने जो आपको कोप ऑर्गेनाइज कराया है वो कौन से नंबर का है? मुझे याद है कि 2015 में मेरा प्रीलिम्स का पेपर था और मैंने सब कुछ पढ़ा था, बस मैंने नंबर नहीं पढ़ा था। उस बार पेरिस त्रुटि हुई थी, 21वें नंबर का था शायद, और मुझे सब कुछ उसके बारे में पता था, बस मुझे नंबर नहीं याद था। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में नंबर भी पूछते हैं, और मैं जब बाहर निकली तो मेरी अपनी जूनियर से मैं कह रही थी मुझे सब पता था, बस मुझे नंबर नहीं पता था। तो उसने बोला दीदी पूछते हैं, ट्रिक है ये तो, कि जहां बच्चे फंस सकते हैं। तो COP27 UNFCC के द्वारा रिलीज होने वाला है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है। क्या हो गया? कोई है नहीं क्या? हाँ, क्लाइमेटिक चेंज से रिलेटेड है। हिंदी में कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कहाँ हुआ? तो हमारी बात हुई थी ना, कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख, इजिप्ट, या फिर मिस्र। ठीक है,
3 क्वेश्चन हमने आपको बताए कि कोप 27 नंबर 27वां कौन ऑर्गेनाइज कराता है? यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेटिक चेंज। इसका हेडक्वार्टर है 1992 और इसका हेडक्वार्टर है बॉन। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी बताते जाएंगे ताकि आपकी परीक्षा में कहीं प्रश्न टकराए तो हो जाए। ठीक है, कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख। किसने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था? तो वहां के फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर शामे। ठीक है, भारत से कौन गया था? तो भारत से गए थे मिस्टर भूपेंद्र। कौन है भूपेंद्र? हाँ, पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें इसके बारे में होंगी। अगर हमको इसको स्टैटिक पोर्शन से जोड़ना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, तो हमने ओजोन संरक्षण की बात की। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा की एक जगह है, वहां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन संरक्षण की बातचीत की गई थी। किस सन पे की गई थी? 16 सितंबर 1987। ठीक है, इसी क्रम में क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई थी और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या कहा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन या इमिशन कम से कम किया जाए। कितनी गैसें हैं उसमें? टोटल 6 गैसें हैं। क्या आपको हमने जितना बताया आपको चीजें समझ में आई? क्या बेटा, ये इधर से लीजिए। हाँ, वो आ जाएगा। चलिए, क्या आपको जितनी सारी चीजें हमने बताई समझ में आया? लिखेंगे आप लोग? लिखिए कोप 27। आप सब हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के बोला जाए आप लोगों को। चल, हाँ, हेडिंग डालिए कोप 27। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन या यूएनएफसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे आमतौर पे कोप के नाम से जाना जाता है। इस बार इसका 27वां 27th एडिशन 27वां संस्करण है। जिसे 6 to 18 6 से 18 नवंबर 6 to 18 6 से 18 नवंबर को शर्म अल शेख, हिंदी में ऐसे लिखेंगे, शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया गया। शर्म अल शेख, मिस्र में आयोजित किया गया। कोप 27 मिस्र के विदेश मंत्री
सामे विश्व के विदेश मंत्री सामे शौकरी, सामे शौकरी की अध्यक्षता में हुआ। भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने हिस्सा या पार्टिसिपेशन लिया। नोट लिख लीजिए नीचे। UNFCCC was established in 1992। UNFCCC का निर्माण या शुरुआत 1992 में हुई। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर बॉन, जर्मनी है। बॉन, जर्मनी है। ठीक है, अब हम आपको तीनों एक साथ लिखा दे रहे हैं, कोप 26, कोप 27, कोप 28, आपको एग्जाम में, ताकि याद करने में दिक्कत ना हो। ट्वेंटी सिक्स कहाँ हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, ये 2021 है। ये चीजें डिटेल में आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, इजिप्ट में। शर्म अल शेख। ठीक है, इजिप्ट लिख लीजिएगा, मिस्र लिख लीजिएगा, और ये है यूएई में। ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, अगर आपको स्टैटिक पोर्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डेट। September 1987। मॉन्ट्रियल लिख दिया जाए। मॉन्ट्रियल कहाँ बताया हमने, कहाँ है? कनाडा में है। ठीक है, September 1987। क्योटो प्रोटोकॉल, ये किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से। ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ठीक है, क्या ऐसी कोई बात जो इस पूरे टॉपिक में आप लोग को समझ ना आई हो? क्लियर है? चलिए, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक शब्द इसी में आपको बता दे रहे हैं हम, COP15, क्योंकि ये इसी से मिलता जुलता है एनवायरनमेंट से। अब ये बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि COP 27 किससे रिलेटेड है, तो किससे बताएंगे आप? ठीक,
अब बात करते हैं कोप 15। ये पता चल रहा है किससे रिलेटेड है? क्लाइमेटिक चेंज से नहीं है, इसीलिए यहीं पर बता रहे हैं। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। आपने एक शब्द सुना है सी, अरे भाई, CBD, नाम सुना है इसका? कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि ये जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे नंबर है, नंबर के हिसाब से रख दिया है, क्योंकि कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोप 15 किससे रिलेटेड है, तो ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। क्या है जैव विविधता? किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर बहुत सारी मात्रा में जंतुओं का होना, पेड़ पौधों का होना, प्लांट्स का होना, प्लानिट के किसी जगह पर, अर्थ के किसी जगह पर रिच मतलब रिच पॉल्यूशन हो, उनका रिच मात्रा में हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत, रिच पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसी को कहते हैं जैव विविधता। विविधता का मतलब क्या है? वैरायटी, है ना? और जैव का मतलब बायोलॉजिकल। तो हम भाई बायो में क्या चीजें हैं? इंसान सब एक जैसे हैं, बस बहुत कम है। हम जैसे हम बांट लेते हैं कि जो गोरे हैं वो इंडो यूरोपियन हैं, जो नीचे हैं वो द्रविडियंस हैं, जो संथाली हैं वो ऑस्ट्रो वाले हैं। तो बस ये थोड़ा बहुत बंटवारा है हम में। पर जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये तो बहुत सारे तरह के हैं ना। मतलब हमारे पास सोच से भी ज्यादा इनकी वैरायटी है। कभी कोई नई हम स्पीशीज देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये तो नई स्पीशीज है। बहुत सारी नई स्पीशीज कन्वेंशन हमेशा होता रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि उनका जन्म आज हुआ है, वो तो बरसों से पृथ्वी पे हैं, तुमने पहली बार खोजा है उनको। तो जो ऐसा एरिया है वो कहलाता है आपका, वो चीज कहलाती है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोप 15 कहाँ हुआ, तो पहले चाइना में इसको बोला गया था। ठीक है, चाइना की एक जगह है कुमिंग। पर आप सबको पता है कोविड का प्रभाव सबसे चाइना में था, तो इसके चलते इसको यहाँ से हटा दिया गया। और कहाँ इसको शिफ्ट किया गया? मॉन्ट्रियल, कनाडा। ठीक है, तो इसमें हमने 4 बातें की कि किससे रिलेटेड है? कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता से संबंधित है। कौन से नंबर का है? 15वां है। ठीक है, कहाँ हुआ? कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि पहले कहाँ होने वाला था, तो चाइना के कुमिंग शहर में होने वाला था। पर वहां पे कोविड की वेव के चलते कैसे हुआ? मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ। तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, को 15 के बारे में। हेडिंग डालिए, को 15। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जैव विविधता पर आयोजित किया गया, आयोजित किया गया। इसका आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में 7 to 19 दिसंबर, 17 से 19 दिसंबर के मध्य हुआ। हाँ बेटा, 2022, 7 to 9 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ। दो सप्ताह तक चलने वाला यह सम्मेलन, 2 सप्ताह तक चलने वाला यह सम्मेलन, दिसंबर, दिसंबर ये लिखा तो है बेटा, अच्छा सॉरी, 7 to 19 दिसंबर, सॉरी। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह सम्मेलन अक्टूबर में चाइना के या चीन के कुनमिंग, ये हिंदी में लिख दिया है हमने और इंग्लिश में तो ऊपर लिखा ही हुआ है, कुनमिंग में होने वाला था। परंतु कोविड के चलते मॉन्ट्रियल में
स्थानांतरित कर दिया गया, मॉन्ट्रियल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें जैसे कि आजकल सब पॉइंट्स पूछने का ट्रेंड हो गया है ना, तो नोट करके लिख लीजिए इसमें। इसे वर्ष 2030 तक, इसे वर्ष 2030 तक पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए चार बड़े लक्ष्य तथा 23 छोटे लक्ष्यों को लक्षित किया गया है। जब ये आप ए से लिखेंगे ना, तो उसमें ये चीज जरूर इनपुट कीजिए। और ग्लोबल वार्मिंग में कभी ना कभी ए से आएगा, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, क्योंकि अभी आपके यहाँ शुरुआत हुई है, तो एकदम तय है कि कभी ना कभी इसका ए से आएगा। ठीक है, हमको एक बात बताइए, हमने कोप 27 पढ़ा, कोप 15 पढ़ रहे हैं, क्यों इतना जलवायु पे? अभी हम आपको आगे ना ओशंस का भी समिट पढ़ाएंगे कि ओशन पे भी सम्मेलन हो रहा है, केन्या और पुर्तगाल ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में। ऐसा क्यों है कि इन चीजों पे इतना ध्यान दिया जा रहा है? अरे ग्लोबल वार्मिंग है भाई। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे इतनी धूप गर्मी में बर्दाश्त कर रहे हैं ना, जानवर अभी भी टहल रही है, गाय टहल रही है, बंदर घूम रहे हैं, समस्या किसको आनी है? मनुष्य को आनी है, जिसने इसको जन्म दिया है, जो एसी चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल से इसमें निकाले, इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं उन सबका डेवलपमेंट जिनका भी हो रहा है, जिसका भी प्रयोग किया जा रहा है, वो मनुष्य को है। तो नुकसान भी सबसे ज्यादा किसको होगा? देखिए पेड़ पौधों का तो नुकसान है, उसमें कोई बड़ी चीज है ही नहीं। भारत की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है। आप सोचिए ऐसे ऐसे देश हैं जिनको पता है कि आने वाले समय में वो मर्ज हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे, वो अपने लिए नई कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने इंडोनेशिया का नाम सुना है? और इस न्यूज को भी सुना होगा कि वो नई कैपिटल बना रहा है अपने लिए। कहाँ बना रहा है? नूसनतारा। क्यों बना रहा है? क्या जरूरत है? आप सोचिए, आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको अपना कमरा कहीं शिफ्ट करना होता तो कितना आफत लगता है ना कि रूम शिफ्ट करना है भाई, रूम शिफ्ट करना है। पूरी कैपिटल शिफ्ट हो रही है, क्यों? यही रीजन है कि जितने द्वीपीय देश हैं, आइलैंड वाले कंट्री हैं, राइज जितना ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा, सी राइज लेवल क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, समुद्र की जल सतह पानी से बढ़ जाएगी। तो जो अब पानी के तट पर ही द्वीप हैं, तो वो तो डूब ही जाएंगे ना। तो वो क्या करेंगे? अपने लिए तो व्यवस्था करेंगे ही। अच्छा है, गुड लक है, उनके पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है, हालांकि उनके हिसाब से उनके पास भी ठीक है पॉपुलेशन इंडोनेशिया की, पर फिर भी ठीक है इस मामले में कि वो अपने लिए एक नई कैपिटल को डेवलप कर रहा है। भारत में जितने छोटे मोटे जगह आपको दिखते हैं कोस्टल एरिया में, नहीं कह सकते कि आने वाले 50 सालों में वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। कितने हैं जो तट रेखा पे हमारे राज्य हैं? बस गुजरात 9 स्टेट हैं, 9 स्टेट हैं जो कोस्टल लाइन से अटैच्ड हैं, तट रेखा से जुड़े हुए हैं। ये तो अच्छा है कि हमारे यहाँ ऊंचाइयों पर शहर बसे हुए हैं, वरना तो मर्ज होने में बहुत दिन नहीं लगेगा, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आप सोचिए उत्तर भारत की नदियों में पानी सूख रहा है, तो दक्षिण भारत तो जाने ही दीजिए, वो तो वैसे ही सूख जाता है। क्योंकि उत्तर भारत की नदियां ऐसी नदियां हैं कि उनको दो जगह से पानी मिलता है, एक तो बारिश का पानी मिलता है, दूसरा ग्लेशियर्स का पानी मिलता है ना। गर्मी में खूब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आप चले जाइए उत्तराखंड, हरिद्वार का तो पानी उतना ठंडा नहीं रहता। आप ऋषिकेश जाइए, इतना ठंडा पानी, मतलब फ्रिज का पानी फेल है। तो जैसे आप ना घूमते हैं तो दिमाग नहीं लगाते। मेरा पेपर था उत्तराखंड का, तो मैं गई थी, तो मैं सोचा ऋषिकेश बहुत दूर नहीं है, तो चली गई अपना। और मेरा है, मैं अकेले चली जाती हूँ, आदत हो जाती है ना आदमी बाहर रहते रहते। तो ऋषिकेश चली गई मैं अपना। तो मैंने वहां जब मैं घूम रही थी, तो मैं अपना गंगा नदी में पाँव डाल के बैठ गई। किसी के साथ हो तो बात करोगे, अकेले क्या करोगे? तो मैं अपना वहां पाँव डाल के बैठ गई। अब वो इतना ठंडा पानी कि थोड़ी देर बाद मुझे लगने लगा ठंडा है भाई, ऊपर से धूप लग रही है, नीचे ठंडा पानी, तो अच्छा लग रहा था, पर वो पाँव जमाने ऐसा लग रहा था।
तो वहां पे कुछ लोग थे, तो मैंने उनसे पूछा कि पानी इतना ठंडा कैसे है? तो बोले अरे ग्लेशियर्स का पानी है मैडम, ठंडा तो होगा। और समझिए इतना साफ पानी ना कि आप एकदम मतलब मैं उसको मिनरल वाटर में रख के आई थी, मेरे रूम पे बॉटल रखी थी, तो मेरी रूममेट उस पानी को पीने जा रही थी, बोली कि मुझे लगा मिनरल वाटर, बोली गंगा जल है, रख दो, ऋषिकेश का पानी है ये इतना साफ सुथरा। ये नेचुरल चीजें हैं। और यहाँ पे कैसी है यमुना कि नाले में और यमुना में कोई अंतर नहीं है ना, ये पॉल्यूशन का ही तो प्रभाव है। तो ये जितनी भी चीजें कन्वेंशन हो रहे हैं यहाँ पर, यही इसलिए मैंने आपको सारी बात बताई कि यहाँ चर्चा का विषय था कि कम से कम 30% बायोडाइवर्सिटी को हम सेव करेंगे। 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर्स हम सेव करेंगे, उन देशों को देंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। भारत जैसी डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे एक तो एरिया इतना ज्यादा नहीं है, एरिया पे हम 7वें पे हैं, पॉपुलेशन पे हम पहले पे चले गए हैं, तो एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज्यादा दिख रही है हमारे देश में। तो इतने में इतनी ज्यादा गंदगी, पॉल्यूशन, बीमारी, सब चीज तो है ना। आप सोचिए ड्यूरिंग कोविड कितना बायोमेडिकल पॉल्यूशन हुआ होगा। जितना वहन क्षमता हमारे हॉस्पिटल्स की थी वो उससे बहुत ज़्यादा था, सारा सिस्टम क्रैश कर गया। तो जो उससे निकलने वाला वेस्ट होगा, क्योंकि जो मेडिकल वेस्ट होता है उसको बर्न किया जाता है, कितना पॉल्यूशन फैला होगा, एक बड़ा हिस्सा पॉल्यूशन का उसने बढ़ाया होगा। और ये सिर्फ भारत की समस्या तो थी नहीं भाई, ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम थी कोविड। तो क्लाइमेटिक फैक्टर जो चेंजेस का है वो भी ग्लोबल प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया की नहीं है। बस हमारे देशों में उतना अरेंजमेंट नहीं है। भारत में सब एसी नहीं लगा सकते ना, कुछ लोग पंखा कूलर, कुछ लोग सड़कों पे रहते हैं। ठंडी में इतनी ठंडी की 2 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी में इतनी गर्मी की 48 49 पहुंच रहा है। सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर है ये जीवन। इसीलिए इन सारी जगहों पर बैठ के बातचीत की जा रही है कि कैसे इसको कम से कम किया जाए। आप देखिए सरकार सब जगह रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट लगा रही है। मैंने आपको आते ही बातचीत में बताया कि कोचीन भारत का पहला फुली सोलर एनर्जी चलने वाला एयरपोर्ट, आईजीआई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 96% आपका सोलर से चल रहा है, 4% सॉरी 94% सोलर से है, 6% हाइड्रो पावर एनर्जी से। जो भी चीजें की जा रही हैं वो इसीलिए की जा रही हैं कि कम से कम कार्बन का इमिशन हो। ठीक है, चलिए अगर आपको 1 2 पॉइंट्स लिखने हो तो इसमें आप लोग लिख लीजिए, कहीं आपके ऐड करने में काम आएगा। विश्व की कम से कम 30% भूमि, विश्व की कम से कम 30% भूमि तटीय क्षेत्र और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना है। उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों की कम से कम नुकसान पहुंचाना है। अगर हम आपसे पूछें कि सबसे ज्यादा मतलब जहां पर पाई जाती है जैव विविधता, वो कौन सा एरिया है? क्या आप कहीं भी उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों का नाम सुना है आप लोगों ने? नोट में लिख लीजिए। जैव विविधता का भंडार, बायोडाइवर्सिटी स्टोरेज, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे हमने पढ़ा था ना ओजोन का, जब हम पढ़ रहे थे को 27, तो हमने आपको 2 स्टैटिक पोर्शन बताया था कि एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, क्योटो, ठीक है। यहाँ पे भी 2 हैं, एक नागोया प्रोटोकॉल है, ठीक है, और एक इसी से रिलेटेड है आपका कार्टिजेना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। नागोया प्रोटोकॉल जेनेरिक रिसोर्सेज से है, अनुवांशिक संसाधनों से रिलेटेड है। क्या मैंने बोला आपको? नागोया जापान की एक जगह है ये। आप जितने भी प्रोटोकॉल देखेंगे ना वो जगहों के नाम पे हैं।
नागोया प्रोटोकॉल, अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2010 किससे रिलेटेड है? आनुवांशिक संसाधनों से, जेनेरिक रिसोर्सेस से रिलेटेड है, आनुवांशिक संसाधनों से, जेनेरिक रिसोर्सेस से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा इसी क्रम में है आपका कार्टिजना। कार्टिजना प्रोटोकॉल, ये 2000 में है। आप लोगों ने बीटी कॉटन और बीटी बैगन के बारे में सुना है? सुना होगा ना। बीटी कॉटन ऐसे सीड्स, ऐसे जो जिनको जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिया जाए, जीएम फसलें जिन्हें कहते हैं, जिनके अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन कर दिया जाए, टर्मिनेटेड सीड, ये उससे रिलेटेड था। ठीक है, आपने सुना होगा बीटी कपास के बारे में, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी बैगन के बारे में। तो क्यों इन सबको बैन लगाने की बातचीत चल रही है? ये तो बहुत अच्छा पैदावार कर रहे हैं। देखिए, जो चीजें खाने की नहीं है तब तो काम चल रहा है। पर जैसे बीटी बैगन की बात हो रही थी, बीटी ब्रिंजल की जो बात हो रही थी, वो आपके शरीर की चेन को बिगाड़ रहा है। बायो मैग्निफिकेशन एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी बॉडी केमिकल को भी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमारे शरीर के लिए तो केमिकल नुकसान करेगा ना, इसीलिए इनको बैन करने की बात चल रही है। इसी प्रोटोकॉल में ये चर्चा हुई है। ठीक है, आपको हमने बहुत बता दिया कि ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल। अब थोड़ा मीठे की बात करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ज्यादा पढ़ लो तो टेंशन हो जाता है कि आने वाली जनरेशन को कुछ मिलेगा ही नहीं क्या, ये बस गर्मी धूप मिलने वाली है, बाकी कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे रेवोल्यूशंस पढ़े होंगे। नहीं, हिस्ट्री के रेवोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हिस्ट्री की क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, या फिर इकोनॉमिक्स जैसी, या फिर ज्योग्राफी की। सबने हरित क्रांति सुनी है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन सुना होगा। इसी तर्ज में है स्वीट रेवोल्यूशन, मीठी क्रांति। हमने सोचा कि बहुत टेंशन का माहौल हो गया है, थोड़ा ग्लूकोज बढ़ा दें शरीर में, इसलिए मीठी क्रांति फैलाई जा रही है। क्या है मीठी क्रांति, किससे रिलेटेड है? कोई चीज मीठी आप लोग जानते होंगे ना। रसगुल्ला, चलिए ठीक है, मीठे में आपको रसगुल्ला पसंद है, चलेगा। और कुछ? क्या शहद के बारे में नहीं जानते आप लोग? है ना। जैसे हम क्रांति की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की, तो उसमें किस चीज की प्रोडक्टिविटी थी? गेहूं और चावल की, है ना। हमने व्हाइट रेवोल्यूशन की, सफेद क्रांति की बात की, दूध, सिल्वर, एग, पिंक, प्रॉन, प्याज, रेड, टमाटर, टमाटो और मीट। तो हम एक चीज ये चीज देख रहे हैं ना कि ये ऐसी हैं जो खेती की चीजों से रिलेटेड है या फिर पर्यावरण पे रिलेटेड है ना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मीठी क्रांति में शहद बनाने की। शहद क्या करेंगे? शहद बहुत बना लेंगे तो क्या काम है शहद का? हाँ, एक तो सब्स्टिट्यूशन है चीनी का, ठीक, और दूसरी क्या चीज है? अरे भाई, शहद का प्रयोग फार्मास्यूटिकली बहुत होता है, दवाओं में बहुत होता है, मेडिसिन में बहुत होता है, और आजकल जो सबसे ज्यादा लड़के भी चिंता करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत होता है। ठीक है, हनी सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लगाने के लिए भी तो इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, जितनी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जनरली उनको हनी के साथ देते हैं। क्यों? वो इतनी तीखी है, खाली उनको खाया ही नहीं जा सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि 2 ड्रॉप हनी मिला के ले लीजिए। हनी सिर्फ आपके शरीर की बाहरी सुंदरता के लिए नहीं है, आंतरिक सुंदरता के लिए है, आंतों को साफ रखता है। जो लोग सुबह उठ के हनी और वाटर लेते हैं, उनके, मुझे लगता है लाइफ टाइम उनको एक प्रॉब्लम नहीं आती कि उनकी बॉडी में ग्लूकोज कभी डाउन नहीं होता होगा। और अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक से मीठा मिल रहा है, तो महिलाओं को हीमोग्लोबिन की समस्या बहुत होती है, नहीं होनी चाहिए, संभवतः ऐसा नहीं होता। आपका शुगर मेंटेन रहता है तो आपके शरीर का ये चीजें मेंटेन रहती हैं।
तो इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। और दूसरी चीज, जैसे भारत में ना इतनी ग्रोथ के बाद भी जो एग्रीकल्चर है, आधी आधी से ज्यादा जनसंख्या उसी पर बेस्ड है ना, एग्रीकल्चर पे फोकस है। और आपको पता है कि गेहूं चावल दाल बेच के लोगों का ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, तो सरकार उनको उसी चीज से जोड़ रही है। जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, तो मैंने जिंदगी भर सिर्फ पढ़ाई की है। जब से मैंने होश संभाला, मुझे पढ़ना पसंद था, पर इतना नहीं पसंद था कि छूटे ही नहीं कॉपी किताब। मतलब पढ़ना मेरा पैशन था, पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, बट ऐसा नहीं कि जो सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ते निकल जाए, पर नहीं छूट रही है, अब ऐसा हो गया। और मुझे लगता है इस प्रोफेशन में अब क्या ही छूटेगी, हमेशा पढ़ते ही रहना होता है। ठीक है, तो जो लोग जिस काम को करते हैं, तो मेरी लाइफ में कुछ था, तो मुझे ये हुआ कि मुझे काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो मुझे लगा कि भाई मैं तो एक ही काम कर सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना ही आता है। तो जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, जो लोग प्रकृति से जुड़े हैं, वो कोई दूसरा काम, उनका स्टार्टअप कुछ दूसरा नहीं हो सकता, उसी पर बेस हो सकता है। तो सरकार ने कहा कि भाई ऐसे लोग जिनकी जीविका पार्जन ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनके लिए योजना लाई कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं भैया, उनको ट्रेन कर दो। तो उनको कौन ट्रेन करेगा? KYC, खादी विकास ग्राम उद्योग। ठीक है, ये है आपका मतलब कि खादी, इंग्लिश में खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, वो सहायता कर रहा है। क्या? उसमें 7,500 लोगों को ट्रेन किया है, 17,500 लोगों को ट्रेन किया है कि भैया तुम हनी बी को पालो। शहद किससे बनता है? हनी बी से, मधुमक्खी के पालन से बनता है, जिसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म है, एपीकल्चर, सुना होगा आप लोगों ने, है ना? तो भाई मधुमक्खी पालन को सिखाना पड़ेगा ना। हम और आप तो छत्ते पे हाथ लगा के भाग ही सकते हैं, हम तो भागेंगे, पर वो तो हमें नहीं भागने देगी, वो तो काट के ही मानेगी ना। तो ट्रेंड करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने क्या किया, 17,500 लोगों को कलेक्टिव फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या हनी बी की प्लेट्स। और इससे कितने लोग को प्रॉफिट हो रहा है? 1,75,000 लोगों को। आप सोचिए, किसी परिवार में सामान्यतः 5 से 6 लोग होते हैं, अगर एक पैसा कमाता है तो 4 लोग को अपने आप लाभ मिलता है ना। तो जब कहीं कोई चीज है कि एक जगह चाय की दुकान खुलती है, तो 3-4 चाय की दुकान उसी के इर्द गिर्द खुल जाती है। लोग ये सोचते ही नहीं है कि फिर कैसे चलेगी। मैं तो हंसती हूँ इस बात पे कि खोलना है तो कुछ और खोल लीजिए। वो चाय बेच रहा है, आप समोसे बेच लीजिए। आपने भी चाय की दुकान खोल ली, तो आपने मतलब बंटवारा कर लिया ना एक तरीके से। उनका उनका कस्टमर कितना आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, सरकार ने बोला भैया बांटो और लोग इसको ग्रोथ करेंगे। जब लोग पैसा कमाते हैं तो लोग ग्रोथ करते हैं। तो सरकार ने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में, जो आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर इनको सिखाया, खादी ग्राम उद्योग के द्वारा इनको बांटा गया और इतने लोगों को प्रभावित किया गया कि भैया मीठे का प्रोडक्शन होगा। इसमें बिहार भी 10 स्टेट में है, इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन इसको फॉलो अप कर रहा है? NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। उसने बताया है कि 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस पे कार्यक्रम हो रहा है। तो हम 10 में यूपी, बिहार, MP, कर्नाटका, हिमाचल, क्योंकि हमें बिहार का देना है, तो हमसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मीठे मिशन में बिहार शामिल है? तो हाँ, बिहार शामिल है। तो 2 चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, एक तो मधुमक्खी पालन का, और दूसरा शहद मिशन की पूर्ति कौन करवा रहा है? KYC। तो आपसे पूछ सकता है कि किस संस्था के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मीठे मिशन को शुरुआत किया जा रहा है, या मीठा मिशन किससे रिलेटेड है? तो रिलेटेड है शहद के प्रोडक्शन से। क्या इससे पहले आप लोगों ने नहीं सुना था? नहीं सुना था? एपीकल्चर सुना होगा, मीठा मिशन नहीं सुना होगा ना। हाँ, ठीक है। ये एक्चुअली जो योजना है 2017 से 19 के बीच की है, बट अभी क्यों बात हुई? क्योंकि सरकार ने उसके लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जब आवंटित किए हैं तो बिहार भी आएगा ना। तो बिहार में जिस क्षेत्र में हम लोग जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, तो उस एरिया को देख लेंगे। हेडिंग डालिए, मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन। क्या हम आपको जितनी चीजें बता रहे हैं आप लोग को ठीक से समझ में आ रही है? आ रही है? मीठी क्रांति या शहद मिशन के तहत
खादी एवं ग्राम उद्योग, खादी एवं ग्राम उद्योग देश भर में 17,500 लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देने के बाद अब तक 1,75,000 मधुमक्खी पेटियों का वितरण किया गया। ऐसे इंग्लिश में लिखिए NBHM, पूछ लेगा ना कि क्या है ये। NBHM, नेशनल बी कीपिंग, नेशनल स्पेलिंग लिख दी जाए, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन। नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार दस राज्य शीर्ष उत्पादक हैं, जिसमें से एक बिहार है। इस योजना को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया। इस योजना को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया। ठीक है, आपको ये तो पता ही है कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ये तो बताने की हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। और ना ये बताने की जरूरत है कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है स्टैटिक पोर्शन में, पता ही है आप लोग को। एक बार हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए, रिकॉल हो जाएंगी चीजें। ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति विश्व में पहली बार नॉर्मन बोरलाग ने दी थी। ठीक है, भारत में MS स्वामीनाथन जी ने दी थी। 1966 से 67 का दौर था। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पे इसका बहुत अच्छे से प्रभाव रहा। इसमें NPK, आपको पता है हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स है ये, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 1:2:4 के रेशियो से प्रयोग किया जाता है, परंतु उस समय इसकी जो मात्रा थी बढ़ा दी गई। HYP, हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स का यूज किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की। 1971 का दौर था, वर्गीस कुरियन जी ने उसको इनॉग्रेट किया। आप लोग जो अमूल के बारे में सुनते हैं वो उन्हीं का प्रोडक्ट है, वो आणंद गुजरात की एक जगह है, वहां से स्टार्ट किया गया था। बाकी जितनी भी क्रांतियां उनके बारे में आपसे सिर्फ पूछ लेता है कि कौन किससे रिलेटेड है। इन्हीं क्रांति के क्रम में आपको हम एक बता दे रहे हैं, वर्तमान में जैसे स्वीट रेवोल्यूशन सुन रहे हैं, एक चल रहा है पर्पल रेवोल्यूशन, नाम सुना है आप लोगों ने? बैगनी क्रांति। बैगनी क्रांति के बारे में नहीं सुना आप लोगों ने? बैगनी क्रांति फ्लावर से रिलेटेड है। लेवेंडर एक पुष्प है और हाँ, अरोमा मिशन से रिलेटेड है। ठीक है, लेवेंडर और सुगंधित पुष्पों से संबंधित है,
क्योंकि जो चीजें नई है ना वही एग्जाम में, अब आपसे हरित क्रांति रेयर पूछा जाएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन रेयर पूछा जाएगा, अब आपसे पर्पल मिशन पूछ सकते हैं कि पर्पल रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो इसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है लेवेंडर फ्लावर एंड एरोमोसिटी से रिलेटेड है, कि जितने खुशबूदार सुगंधित प्लांट्स हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जो लेवेंडर है वो एसेंशियल ऑयल्स को स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरह यूज करते हैं या इत्र बनाने में यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड है बैगनी क्रांति। इसी तरह आप लोगों ने अमृत क्रांति का नाम सुना है? नहीं सुना है अमृत क्रांति के बारे में? अमृत रेवोल्यूशन ये पुरानी है, पर ये नदियों को जोड़ने की है, नदी जोड़ो, एड टू रिवर, नदी जोड़ो, एड टू रिवर। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होंगी कि ब्लैक किससे रिलेटेड है, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? डीजल और पेट्रोल से। ब्राउन फर्टिलाइजर से, ब्राउन फर्टिलाइजर से। ब्लू ब्लू फिश प्रोडक्शन से, ब्लू फिश प्रोडक्शन से। राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? राउंड रेवोल्यूशन गोलाकार क्रांति या गोल क्रांति। पोटैटो से, आलू से। इसी में एक और लिख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि नहीं पता होगा, सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। समग्र कृषि का विकास, समग्र कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ और ओवरऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हमने आपको बता दी, तो जितनी जितनी भी चीजें बताई हैं क्लियर है? आगे टॉपिक पे बढ़ा जाए? क्या कुछ छूट गया है आपका? लिख लिया है सबने? ठीक है, चलिए। आप सबको मैंने बोला कि जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो चाहे फेस्टिवल्स हो चाहे जो भी चीजें हो पूछी जाती हैं। आप सबको पता है इस बार फीफा से फुटबॉल का जो मैच हुआ था, तो चलिए देखते हैं कितना आपको पता है, फिर हम तो बताएंगे ही। फीफा किससे संबंधित है मैंने बता ही दिया, फुटबॉल मैच से संबंधित है। तो इस बार कौन जीता है वर्ल्ड कप फुटबॉल का? हाँ, अर्जेंटीना जीता है। किसको हरा के जीता है? हाँ, ये ऐसे चलेगा, मतलब वर्ल्ड कप आप लोग ऐसे खेलिएगा? बताइए, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नवंबर में आपका। चलिए पहला क्वेश्चन फिर शुरू करते हैं फुटबॉल से फीफा के विषय में, कि किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, और किसको हरा के जीता है? तो फ्रांस को हराया है, तो जो जीता है उस पे टिक लगाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा एडिशन था? 22, 22वां संस्करण था। ठीक है, कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है पुराना इससे रिलेटेड, क्या इससे पहले किसी मिडिल ईस्ट कंपनी में हुआ था? नहीं। क्या एशिया में हुआ है? याद कर लीजिए ठीक से, फिर मुंडी हिलाइए। जापान और साउथ कोरिया में 2002 में हुआ था। ठीक है, इसको हम लिखाते हैं, पूरा एक बार डिटेल समझाते हैं, फिर आपको हम जैसे लिखा रहे हैं लिखाते हैं। हमने आपको बताई सबसे पहली बात कि फीफा किससे रिलेटेड? फुटबॉल से रिलेटेड है। कौन सा एडिशन है? 22वां एडिशन है। कौन जीता है? अर्जेंटीना जीता है। किसको हरा के जीता है? फ्रांस को हरा के जीता है। कहाँ हुआ है? कतर हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सा एडिशन है। अगर मैं पेपर बनाती तो मैं तो यही पूछूंगी। ठीक है, मैं ये नहीं पूछूंगी कतर में कहाँ हुआ है, कतर में हुआ है, मैं पूछूंगी कतर में कहाँ हुआ है। तो जो स्टार्टिंग है वो अल बायत स्टेडियम,
और कहां खत्म हुआ है? लुजैल। बस हम आपको यही बता रहे हैं कि किसी भी चीज को ऐसे पढ़ना है, तब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं खत्म गड़बड़ होगा। अब इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भाई गोल्डन ग्लव्स किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, और गोल्डन बॉल किसको मिला? तो गोल्डन बॉल किसको मिला है? लियोन मेसी को मिला है। किसको मिला है? और बूट किसको मिला है? हाँ, किलियन एम्बापे को। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इनका नाम नहीं सुना था, पर मेरे भैया ने स्टेटस लगाया था कि मैसी का दौर गया और एम्बापे युग, नहीं मैसी युग गया, एम्बापे युग की शुरुआत। ठीक है, तो मुझे इसलिए पता था कि अच्छा ये कोई नया प्लेयर है, क्योंकि ये बहुत फेमस प्लेयर नहीं है। भाई मैसी को तो हम बचपन से सुन रहे हैं। एक फेमस और बहुत है फुटबॉल से रिलेटेड, क्या नाम है उनका? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ बात की कि एडिशन 22 जीता है अर्जेंटीना, हारा है फ्रांस। कहाँ ऑर्गेनाइज किया है? कतर। किस स्टेडियम से शुरुआत हुई है? अलबायत स्टेडियम से शुरुआत हुई है। कहाँ पे खत्म हुआ है? लुसैल में हुआ है। कभी कभी ना मास्कोट पूछ लेते हैं, शुभांकर पूछ लेते हैं, तो शुभांकर है इसका लाइव। ठीक है, शुभांकर कोई जानवर या कुछ वैसा उनका ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ होता है, वो उसको शुभांकर या मास्कोट मानते हैं। चलिए फिर लिखिए, हेडिंग डालिए, फीफा वर्ल्ड कप 2023। फीफा वर्ल्ड कप 2023 22वां संस्करण, 22 एडिशन। अर्जेंटीना वॉन द मैच, मतलब कौन जीता है? अर्जेंटीना मैच को जीता है। ऐसे ही लिख लीजिए, याद करने में बहुत लिखने का क्या मतलब, ऐसे टिक कर लीजिए। एशिया में फर्स्ट टाइम 2002 में, स्पीड अगर तेज हो तो टोक दीजिएगा। एशिया में फर्स्ट टाइम 2002 में साउथ कोरिया और जापान में मैच हुए थे। साउथ कोरिया और जापान में मैच हुए थे। किसी भी मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट या अरब देश, अरेबियन कंट्री में यह विश्व कप का पहला, फुटबॉल विश्व कप का पहला आयोजन था। किसी मध्य पूर्व या अरब देशों में विश्व कप का, फुटबॉल विश्व कप का पहला आयोजन था। शुभांकर या मास्कोट, लाइव, हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, लाइव, ये मास्कोट है, शुभांकर है। ठीक है, किस एडियम से शुरुआत की गई? अल बायत। अल बायत। कहां पे खत्म हुआ? लुशैल स्टेडियम। पहली बार 1930 में स्टार्ट हुआ था फीफा। जी, ठीक है। गोल्डन बॉल, लियोनल मेसी। गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल, लियोन मेसी। बूट, किलियन एम्बापे। ग्लव्स, इमिलियानो। लियोन मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना। लिख लीजिए, नहीं पता है तो लिखिए, लियोन मेसी अर्जेंटीना। और किलियन एम्बापे कहाँ के हैं?
फ्रांस, लिख लीजिए फ्रांस। और ग्लव्स जिनको मिला है गोल्डन इमिलियानो, वो भी अर्जेंटीना के हैं। इमिलियानो हिंदी में लिख दिया जाए। ठीक है, ये लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? हमने आपको जितनी बेसिक चीजें थी इन चीजों को बता दिया है इसके बारे में। इससे ज्यादा किसी भी ग्रुप से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने करंट अफेयर में सुना होगा कि भारत ने लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है? जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि यूएन की बहुत सारी बॉडीज हैं, 6 बॉडीज हैं। उसमें से एक ऐसी बॉडी है जो पीस कीपिंग का, शांति का सेना रखा गया है ना, कि अगर विश्व में कहीं भी कोई समस्या आती है तो सेना को भेज दिया जाता है कि भैया जाओ अधिकारों की लड़ाई में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। तो इनके साथ ना बहुत जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो बहुत खराब सलूक किया जाता है, बहुत बदतमीजी की जाती है। तो भारत ने जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है उसका मेन मोटिव यही है कि जो इनके साथ मिसबिहेव होता है उससे उसको बचाया जा सके। ठीक है। 17 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स है। तो आपसे पूछ सकता है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है। तो जैसे हम लोग इतना नहीं सोच पाते ना कि भारत भी ये कर सकता है, तो भारत ने ऐसा किया है। लिख लीजिए इसके बारे में। भारत ने लॉन्च किया ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को भारत ने 17 दिसंबर 2022 को शांति सैनिकों के खिलाफ, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही के लिए, अपराधों की जवाबदेही के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को लॉन्च किया। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था, लॉन्च किया गया था। कहां से रिपीट करते बेटा? यूएनओ की सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था। ठीक है। जो यूनाइटेड नेशन है उसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। अगर आप लिखना चाहें नोट में तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। हम आपको इसलिए सारे स्टैटिक पोर्शन बताते जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स जब पढ़ लीजिए, जब कभी अपने से भी पढ़िए तो 2 मिनट मोबाइल में चेक कर लीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी चीजें पक्की हो जाती हैं और एग्जाम में फिर क्वेश्चन कहीं से पूछे गड़बड़ नहीं होता है। ठीक है। तो हमने बहुत बड़े बड़े 4-5 टॉपिक देखे, कोप 27, कोप 15, स्वीट रेवोल्यूशन और फुटबॉल का जो फीफा कप था और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है। अब हम थोड़ी छोटी छोटी चीजें देखते हैं। हमने यही सोचा है कि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे 1-1.5 घंटा, तो हम 3 से 4 बड़े टॉपिक और बाकी छोटे छोटे टॉपिक लेंगे। जैसे आप सब लोगों ने फोर्ब्स पत्रिका के बारे में सुना है ना? तो वो जैसे रैंकिंग निकालती है ना किसी के बारे में, है ना?
तो महिलाओं की भी रैंकिंग जारी होती है कि विश्व की सबसे सफल या सबसे बहादुर 100 महिलाओं की सूची है। तो पहले में किसका नाम है? देखिए, पहला दूसरा इंपॉर्टेंट है, और अगर भारत से कोई है तो भी इंपॉर्टेंट है। उर्सुला वॉन डर का नाम सुना है आपने? कौन है उर्सुला वॉन डर? अच्छा, ये आप लोग जानते हैं? नहीं जानते? क्रिस्टीना लेगार्ड, चलिए पहले तो ये जानिए कि फोर्ब्स रैंकिंग में जो महिलाओं की सूची निकाली गई है, उर्सुला वॉन डर उसमें फर्स्ट है, ठीक है। और दूसरे पे है क्रिस्टीना लेगार्ड। उर्सुला वॉन डर आपके यूएन के पर्सन पे है, ठीक है। और क्रिस्टीना लेगार्ड यूरोपीय यूनियन सेंट्रल बैंक की मेंबर है। ये ईयू की चेयरपर्सन है और ये ईयू बैंक के चेयरपर्सन है। लिख लीजिए फिर अगर नहीं पता है तो। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नाम निम्नवत हैं, नाम निम्नवत हैं। हिंदी में लिख दिया जाए, उर्सुला वॉन डर यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट या अध्यक्षा, उर्सुला वॉन डर यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा पहले नंबर पे हैं, ठीक है। दूसरे पे हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। हाँ बेटा, क्या हुआ? दूसरे पे हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। ये यूरोपीय यूनियन सेंट्रल बैंक की हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्षा प्रेसिडेंट है। ऊपर वाली यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट है, सेकेंड नंबर वाली यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। अब क्लियर है? ठीक है। तीसरे पे इसलिए बात कर ले रहे हैं, हालांकि तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर तीसरी जो महिला है बहुत शक्तिशाली देश से हैं, कमला हैरिस। कौन है कमला हैरिस? कहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है? हाँ, ये थर्ड नंबर पे हैं। किस नंबर की प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है? ये लिख लीजिए, 49। 49। जो बाइडेन किस नंबर के प्रेसिडेंट हैं? इनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जो बाइडेन पुरुष है महिलाओं की सूची पर। अब मैंने पढ़ा रहे थे तो पूछ लिया, क्योंकि पूछ लेता है हमारे यहाँ भी। तो 46 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए 46। पार्टी तो मुझे भी नहीं याद है, सॉरी। 36 नंबर पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इसलिए उनका नाम पता होना चाहिए। कौन है? हाँ, 36 नंबर पे है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। ठीक है। 53 पे HCL रोशनी नाडार। 53 पे HCL रोशनी नाडार। कंपनी नहीं जानते HCL के बारे में आप लोग? हाँ हाँ, बता दिया ना कि मतलब वो HCL से हैं। 54 पे सेबी की चेयरपर्सन माधुरी बिच। हाँ, उनका नाम है माधुरी बिच। सेबी की चेयरपर्सन माधुरी बिच।
और 67 शैल, सोमा मंडल। सेल के बारे में जानते हैं आप लोग? हाँ, स्टील इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, तो ये है आपकी सोमा मंडल। हमने आपको टोटल 7 महिलाओं के बारे में बताया। पहले में अच्छा लिख लीजिए, फिर बोलते हैं। 53 HCL रोशनी नाडार, 54 सेबी। अच्छा वो ये वो वाला है ना, वो छू जाता है तो तुरंत ही रफ हो जाता है। 54 और ये 67 सेल, सोमा मंडल। ठीक है, हमने टोटल आपको 7 महिलाओं के बारे में बताया। पहली उर्शना वॉन डेर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन है? यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट है। दूसरी क्रिस्टिन लेगार्ड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। तीसरी इसलिए बताते हैं बिकॉज कमला हैरिस का जो भारतीय मूल है, ठीक है, उनकी शायद नानी या मम्मी कोई है इंडिया से, ठीक है, इसलिए बता दिया। किस नंबर की है? 49 की, और इसलिए बता दिया कि वो शक्तिशाली देश की वाइस प्रेसिडेंट है ना, ठीक है। और क्योंकि भारत से निर्मला सीतारमन जी 36 में है, 53 में HCL की रोशनी नाडार है, सेबी माधुपुरी बिज है, और शेल सोमा मंडल है। ठीक है, सेबी के बारे में आप लोग जानते हैं कैसी संस्था है सेबी, क्या करती है? सेबी शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है। और सेबी एक ऐसी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो स्टैचुरी फॉर्म में है, मतलब वैधानिक संस्था है। 1988 में स्टैब्लिश हुई थी और 1992 में वैधानिक संस्था के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया था उसको, ठीक है। और सेल 1971 में बनी, 1973 में बनी थी, सॉरी 1973 में उसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आपको पता है कि शेल नवरत्न कंपनियों में या महारत्न कंपनियों में आती है? महारत्न में आती। कितनी महारत्न है भारत में से? ठीक है, कितनी? नहीं नहीं, सही बोल रहा था वो, ठीक है। चलिए, अब जैसे वन वन लाइनर कर रहे हैं तो थोड़ा उस पर लिख लेते हैं। इसी कड़ी में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग डेज के बारे में। जैसे आपको हमने लिखवाया था ना डेज के बारे में, समझाया था अभी, तो हेडिंग डालिए। पहला दिन भारतीय प्रवासी दिवस, 17th प्रवासी दिवस 2023, प्रवासी दिवस। 17th नंबर का है 17, 17th प्रवासी दिवस। क्यों मनाया जाता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। क्यों मनाया जाता है भाई प्रवासी दिवस? ठीक है, कब लौटे थे महात्मा गांधी? ठीक है, 1915, 1915 में लौटे थे, और कब गए थे? 1893 में गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका। तो जब वो लौट कर आए तो उन्हीं के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी थीम क्या है, तो थीम लिखिए। थीम बेटा इसकी इंग्लिश में ही है, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा Indian diaspora, a reliable partner, a reliable partner, a reliable partner, a reliable partner in India progress, in Indian progress, in Indian progress, Amritkaal, in the Amritkaal, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, मैंने इसलिए इंग्लिश में भी लिखा है क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में दे देता है, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए। अमृतकाल में, अमृतकाल में भारत की प्रगति, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी, अमृतकाल में भारत की प्रगति एवं विश्वसनीय भागीदारी।
पहली बार 2003 में मनाया गया था। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, 1915 में लौटे थे, और पहली बार इसको जब ऑर्गेनाइज किया गया 2003 का समय था। ठीक है, नेक्स्ट डे लिखी। अच्छा, डेट तो आप लोगों ने लिखी ही नहीं। 9 जनवरी, 9 जनवरी लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका नेशनल गर्ल्स डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल्स डे। 24 जनवरी, 24 जनवरी। थीम लिखिए, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। ठीक है, पहली बार इसको राष्ट्रीय बाल महिला विकास मंत्रालय ने 2008 में लॉन्च किया था। उसके बाद से इसको मनाया जाता है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही थी कि बालिका दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई? ओजोन डे मनाया जा रहा है, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, रीजन है बालिकाओं पे दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ गई है? अरे सेक्स रेशियो इतना कम है इसलिए जरूरत पड़ गई है कि भैया लोगों को जागरूकता फैलाओ कि बेटियां भी होनी चाहिए, वरना संसार कैसे चलेगा। इसी क्रम में लिख लीजिए इंटरनेशनल गर्ल्स डे, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। इंटरनेशनल गर्ल्स डे, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। हाँ,